देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों। खुफिया तरीके से जिस उपराष्ट्रपति का लिया गया था इस्तीफा, उनके काफिले के एक्सीडेंट की बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला है और इसी के साथ में बताएंगे क्या कोई बड़ी साजिश है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर महाराष्ट्र के अंदर शिंदे और उद्धव ठाकरे को साथ में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी है। बताएंगे कैसे मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिंदे और उद्धव के बीच में दोस्ती कराए जाने को लेकर जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने संभाली है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर काले झंडे लहराए गए दोस्तों। एकदम काफिले के पास पहुंच गए भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से हो गई परेशान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जहां पर मनरेगा के मामले को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्राम प्रधानों और रोजगार के सेवकों के साथ मनरेगा के श्रमिकों को पत्र लिखा है। बताएंगे पत्र में क्या क्या बोला गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से रातों रात जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पोस्ट से हटाया गया, कहीं ना कहीं अभी से साजिशों की बू आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर 21 जुलाई 2025 को सुबह में संसद की कार्रवाई में शामिल होकर उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होकर जैसे ही घर लौटते हैं, शाम होते होते खबर सामने आती है कि उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति नया चुना जाएगा। तभी से लेकर लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका थी कि आखिर क्यों अचानक से उपराष्ट्रपति के पोस्ट से उनको हटाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात करने की भी कोशिश की दोस्तों, लेकिन तमाम तरीके की कोशिश के बावजूद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। इसके 4 महीने के बाद उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव खत्म हो जाते हैं और सीपी राधाकृष्णन को अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक बीच में कोई भी बयान जगदीप धनखड़ का नहीं आया था दोस्तों। पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान नहीं आने को लेकर लगातार सवाल गहरा रहे थे। ऐसे में उपराष्ट्रपति को लेकर बताया गया था कि उन्होंने रहने के लिए एक घर मांगा था, लेकिन उनको सरकारी घर तक नहीं दिया गया और लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े होते रहे। और जगदीप धनखड़ ने आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की कि अचानक से रातों रात उनका इस्तीफा कैसे हो गया, यानी खुफिया तरीके से इस्तीफा लिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के मामले पर राजस्थान की विधानसभा से पेंशन देने के लिए बोला दोस्तों, और पेंशन पर भी उनका गुजारा होना शुरू हुआ। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के पोस्ट से हटाया गया और उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने में जो उनके साथ बर्ताव हुआ दोस्तों, से लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, वो और ज्यादा मामले को गंभीरता के साथ सामने रखती है। दरअसल बीते दिन हरियाणा के नूह जिले के अंदर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में चल रही एक स्कॉट की कार का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। ये मामला दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जगदीप धनखड़ की काफिले में शामिल एक आर्टिगा कार जाकर सीधा ट्रक में टकरा गई दोस्तों। ट्रक के अंदर जाकर घुस गई और अगला हिस्सा पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और पूरी तरीके से अर्टिगा गाड़ी तहस नहस हो गई। आपको बता दें कि पूरी घटना के पीछे का कारण एक ट्रक बताया जा रहा है। इस कारण पीछे से आ रही वैगनार कार भी टकरा गई। इस वजह से पीछे से आ रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की पायलट गाड़ी ने भी अचानक से ब्रेक लिया, जिस कारण से काफिले की एस्कॉर्ट का हिस्सा आर्टिगा कार भी जाकर टकरा गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दुर्घटना के मामले को लेकर अब जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने आ रहा है, अचानक से ट्रक के आने के कारण उनके काफिले की गाड़ियां जाकर टकरा गई। ये काफी ज्यादा बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर स्थानीय पुलिस ने बताया कि सब कुछ सही है और परिवार के लोग भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जगदीप धनखड़ को लेकर इस तरीके के मामले लगातार सामने आने के कारण यानी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है दोस्तों, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा शक पैदा होता है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आखिर ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसे आप कैसे देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर मुंबई के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़े काम का बीड़ा उठाया है दोस्तों। काम यह है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे को आपस में एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी के मेयर के पोस्ट से दूर रखा जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस बारे में जानकारी दी है दोस्तों। कांग्रेस के नेता नसीम खान ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हर तरीके की कोशिशें हम लोग करेंगे। राजनीति में हर चीज संभव है। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों को होटल में बंद करके रखा हुआ है। नसीम खान ने आगे कहा कि शिवसेना यूबीटी समेत कई लोगों से हमारी अच्छी बातचीत है, यानी ऐसा है कि शिवसेना यूबीटी हो या फिर शिंदे हो, हमारी दोनों के साथ अच्छी बातचीत है और सब लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। आप लोग आगे देखते रहिए आखिर होता है क्या। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इशारा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद अब जो मेयर का इलेक्शन होने वाला है उसे लेकर पूरा उठापटक जारी है। एक और शिंदे अपने पार्षदों के साथ में नगर सेवकों के साथ में 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, बीजेपी से डील कर रहे हैं और दूसरी ओर शिंदे के साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों की बातचीत चल रही है। इस बात को खुद कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे और शिंदे
शिंदे को साथ में लाने के लिए नए तरीके के समीकरण बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोगों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंथन शुरू किया और बैठक में महानगर पालिकाओं को लेकर आने वाले दिनों में क्या फैसले लिए जाने चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में चर्चा की गई है। लेकिन अभी जो मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कांग्रेस के 24 पार्षद जीतकर आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 89 है, शिंदे के 29 और शिवसेना यूबीटी के 65 है। तो ऐसे में शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे अगर मिल जाते हैं तो आंकड़ा 94 पहुंच जाएगा और कांग्रेस पार्टी के 24 और लोगों के सपोर्ट के बाद आराम से बहुमत के आंकड़े तक इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है। दोस्तों ऐसे में शिंदे और उद्धव को साथ में लाने के प्रयास किए जा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है और दोनों साथ में आ सकते हैं। इस और भी बड़े संकेत मिलने शुरू हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और इस दौरान शिंदे को शिंदे जी बोलकर संबोधित करते हैं। पहले शिंदे की आलोचना करने वाले शिवसेना यूबीटी की ओर से अचानक से बयान में बदलाव यूं ही नहीं हुए हैं, जरूर बयान से एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। शिंदे को अब शिंदे जी बोलकर संबोधित किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि शिवसेना यूबीटी ने कहीं ना कहीं अब शिंदे को बताना शुरू कर दिया है कि अगर वो साथ में आएंगे तो दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे और दोनों को फायदा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों शिंदे और उद्धव साथ में आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आई है दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र का स्थानीय न्यूज चैनल एबीपी मांझा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे के बाद शिंदे गुट के ज्यादातर पार्षद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ज्यादातर पार्षद जो शिंदे के टिकट पर जीत कर आए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वापस से उद्धव ठाकरे के साथ में मिल जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और एक बार फिर से शिवसेना का झंडा बीएमसी पर लहराना चाहिए। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपने राजनीति के दौर में कभी भी बीजेपी को बीएमसी के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया और अगर शिंदे की वजह से बीजेपी बीएमसी पर कब्जा कर लेती है तो ये बाला साहब ठाकरे की विरासत के खिलाफ माना जाएगा। यानी एबीपी मांझा ने भी माना है कि शिंदे के ज्यादातर पार्षद चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ में मिलकर सरकार बनाई जाए, यानी खुद का मेयर बनाया जाए। ऐसे में शिंदे के ऊपर दबाव है और इसीलिए वो होटल में लेकर अपने पार्षदों को चले गए हैं। लेकिन ये पार्षद ऐसे हैं दोस्तों कि जिनके ऊपर आरपीआई एक्ट यानी दल बदल एक्ट भी लगेगा नहीं, कानून लगेगा नहीं। जब भी पार्षदों को बाहर लेकर आएंगे शिंदे, वो कभी भी पलटी मार देंगे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में चले जाएंगे और उद्धव ठाकरे भी पूरी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर जो भी जानकारी आती रहेगी लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी केस मामले को लेकर सीबीआई जांच को लेकर पूरे उत्तराखंड में 11 तारीख को बंद बुलाया गया था। दोस्तों इसके बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बना तो उन्होंने 2 दिन पहले सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। बीजेपी सरकार पर काफी दबाव बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइन पर आई, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध लगातार बदस्तूर जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उनके अपने गृह जनपद में लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका जोरदार तरीके से विरोध किया। हालांकि बीजेपी के नेता इन्हें कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन विरोध का स्वर और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। सिलसिला अभी थम नहीं रहा। 2 दिन पहले उत्तरकाशी के अंदर धामी सरकार के मंत्री गणेश जोशी और कुछ दिन पहले उधम सिंह नगर के अंदर नैनीताल में सांसद अजय भट्ट को भी जनता ने विरोध के साथ में विदा किया था, यानी काले झंडे दिखाकर सामने से विरोध करके भगाया था। कुल मिलाकर दोस्तों पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो या कोई और बड़ा नेता हो, सबका विरोध जारी है। और जो उत्तराखंड के अंदर माहौल बना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, एक जबरदस्त तरीके का गुस्सा है। दोस्तों उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन वो वीवीआईपी व्यक्ति था जिसके लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी वाले जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दबाव में सीबीआई जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं। लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब जांच पड़ताल कब शुरू होगी और कब उसके नतीजे आएंगे और कब पता चलेगा कि आखिर वो वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्ति कौन था, तब तक जनता इंतजार में लगी हुई है और इंतजार जनता का लगातार बढ़ता जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी सीबीआई का फैसला तो आएगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफी टाइम लगने वाला है और इस बीच विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए भी आम जनता पूरी तरीके से इस बार तैयार नजर आती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ग्राम प्रधानों और रोजगार सेवकों के साथ साथ मनरेगा श्रमिकों के नाम पर एक पत्र लिखा है। दोस्तों इस पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन दोनों ने मैसेज में क्लियर कट जो बोला है वो काफी बड़ी बात है। दोस्तों उन्होंने मैसेज में कहा है कि प्रिय साथियों, 20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू करके संविधान के अंदर मौजूद
काम करने के अधिकार को साकार किया था, यानी रोजगार की गारंटी दी थी, तब से अब तक मनरेगा के तहत 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवसों का सृजन किया गया। गांव के तालाबों और सड़क जैसे लगभग 10 करोड़ के परिसंपत्ति का निर्माण किया गया और ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजना पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई। अब मोदी सरकार मनरेगा की आत्मा को 4 खतरनाक तरीकों से नष्ट करने की योजना बना रही है। पहला ये कि आपका काम करने का अधिकार छीना जा रहा है। मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम करने की गारंटी प्राप्त थी। देश के किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार के द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब मोदी सरकार ने बदलाव करते हुए बदलाव के बाद अब ये आपका अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली एक रेवड़ी बन गई है। यानी अगर सरकार चाहेगी तो रोजगार देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। यानी पिछली बार जो गारंटी थी अब वो गारंटी नहीं रही है। दूसरा कारण देते हुए बताया गया कि आपको मजदूरी पाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मनरेगा के तहत काम तय न्यूनतम मजदूरी पर दिया जाता था। इससे हर साल बढ़ोतरी की जाती थी और साल में 365 दिन का काम उपलब्ध रहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवारों को कमाने का एक विकल्प मौजूद रहे। ऐसे में अब जो बदलाव किए गए हैं उसमें मजदूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी और हर साल बढ़ोतरी की कोई गारंटी नहीं है। फसल कटाई के मौसम में योजना नहीं चलेगी, यानी एक सीजन में योजना को बंद कर दिया जाएगा, जिससे मजदूरों को बिना न्यूनतम मजदूरी के जो दूसरा काम मिलेगा वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। यानी पहले मनरेगा योजना उपलब्ध रहती थी, अगर कहीं पर कम मजदूरी मिल रही है तो लोग रोजगार के लिए मनरेगा पर जा सकते थे। अब वो नहीं रहेगा और कटाई के सीजन में इसे बंद किया जाएगा ताकि लेबर उपलब्ध रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र में और भी कई कारण बताए गए हैं दोस्तों। टोटल 4 बड़े कारणों के साथ में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम का नेतृत्व कर रही है और ये मनरेगा की बहाली के लिए उठ रही आवाज को मजबूत करने वाला एक देशव्यापी आंदोलन है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सरल है, काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही के अधिकार की बहाली होनी चाहिए। हमारे स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी आपके ग्राम पंचायत और ब्लॉक में प्लान की गई गतिविधियों की जानकारी आपको देंगे। न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए हमारे साथ में जुड़े, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास के तहत ये पत्र लिखा जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि गांव के ग्राम प्रधानों और रोजगार के सेवकों और मनरेगा के जो श्रमिक हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। विरोध प्रदर्शन को लेकर जो मोर्चा तैयार होगा उनमें सभी लोगों को जोड़कर एक बड़ा व्यापक मोर्चा तैयार किया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि गांव-गांव स्तर तक जब ये पत्र पहुंचेगा तो उसका दूर तक असर होगा और जिन लोगों ने मनरेगा का फायदा लिया है उनको पता चलेगा कि आखिर ये कितनी अच्छी चीज है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर दोस्तों बीजेपी के नेता नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुनने की पूरी संभावना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री सबका समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा और एक तरफा इनकी जीत होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को आज चुन लिया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन का चयन कैसे हुआ सबको पता है दोस्तों। मोदी और शाह ने तय किया नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं को परखा नहीं जाता है और अलग अलग स्तर पर वोट कराकर एक नए नेता का उभार, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए अलग अलग प्रदेश हो या फिर ब्लॉक के स्तर हो, हर जगह से नेताओं को चुनकर एक पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। यानी सबको पता है कि नितिन नवीन को मोदी और शाह ने चुना और मोदी और शाह के कहने पर वो नामांकन आज बीजेपी का दाखिल करेंगे और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो बीजेपी के अंदर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है ये सबको पता है दोस्तों। और उल्टा बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेता है, पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि बीजेपी में खुलेआम ये देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी में सारी कमियां निकालते हैं, इनको खुद की स्थिति नजर नहीं आती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सचिन पायलट ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो कौन सा चुनाव हुआ था बीजेपी के अंदर, और जो अब नितिन नवीन बनेंगे तो कौन सा चुनाव हो रहा है। भाजपा वाले विपक्ष की पार्टियों में लोकतंत्र की बात करते हैं और खुद का लोकतंत्र कहां है इनका कुछ अता पता ही नहीं है। सचिन पायलट भी वहीं पर निशाना साध रहे हैं जहां बीजेपी वाले पूरी तरीके से एक्सपोज है दोस्तों। इसी के साथ में
शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के शिष्यों के साथ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मारपीट किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता विवेकानंद पाठक उनके साथ में मौजूद थे और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उनको प्रोटोकॉल के बिना जबरदस्ती स्नान करने के लिए ले जाया जा रहा था और उनके जितने भी शिष्य थे उन सब के साथ मारपीट किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि सोनम को जेल में फर्श पर कंबल में सोना पड़ा, इसके बाद उन्हें कोई फर्नीचर भी नहीं दिया गया, यानी लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बैरक के अंदर तो जगह भी नहीं है कि वो टहल पाए, यानी उनको पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तारीख पर तारीख मांग रहे हैं, सरकार के लोग, सरकारी वकील तारीख पर तारीख मांग रहे हैं और लगातार सोनम वांगचुक को परेशान किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह इन दिनों बेउरू जेल के अंदर बंद है और बाहुबली विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अनंत सिंह सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। सिगरेट पीते हुए उनका वीडियो IGIMS अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य कारणों से उनको रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आया जाता है। दोस्तों इस दौरान समर्थकों के बीच में वो सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का कितना डर खौफ है और रेगुलर चेकअप के लिए भी लाया जा रहा है तो जमकर सिगरेट पीने दिया जाता है। इससे पता चल रहा है कि एक नेता को लेकर पुलिस वाले किस तरीके का बर्ताव करते हैं और अगर कोई आम जनता होती तो उसके साथ में किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे होते। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे मामले पर निशाना साधा और जनता दल यूनाइटेड को इस पूरे मामले से जोड़कर बोला कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में अपराधी पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और सिगरेट जलाकर धुएं में उड़ा रहे हैं प्रशासन के पूरे डर खौफ और हर तरीके के प्रशासन के नियम कानून को। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर जातिगत भेदभाव को खत्म करना है तो सबसे पहले जाति को मन से हटाना होगा और ये संबोधन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक जन संगोष्ठी के दौरान किया गया। यह कार्यक्रम मोहन भागवत ने जनता के साथ सीधा संवाद के माध्यम से किया और मंच पर उनका साथ प्रांत के संघचालक अनिल भाले राव भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले जाति का संबंध पेशे और काम से होता था, लेकिन आज इसने समाज में पैठ बना ली है और भेदभाव का कारण बन गई है। भागवत ने जातिवाद की समस्या पर बोलते हुए कहा कि 10 से 12 वर्षों के अंदर, यानी 10 से 12 साल के अंदर जातिवाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर मोहन भागवत को लगता है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा तो उनको सबसे पहले अपने आरएसएस से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और आरएसएस का जो अगला प्रमुख हो वो किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर ओबीसी वर्ग का होना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि हर जाति समूह के लिए आरएसएस के लोग काम करते हैं और आरएसएस में कोई भी किसी भी बड़े पोस्ट पर जा सकता है। आरएसएस का प्रमुख अगर कोई SC ST OBC समाज का बनेगा तभी ये मैसेज क्लियर जा सकता है और इसीलिए तब माना जाएगा कि 10 से 12 वर्षों के अंदर जाति खत्म हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि जातिवाद खत्म होने का जो दावा मोहन भागवत कर रहे हैं ये केवल हवाई बातें हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल के आसपास घूमने वाले और आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब से शुरू से आम आदमी पार्टी को बनाने में योगदान निभाने वाले प्रशांत भूषण ने एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत भूषण कहते हैं कि अन्ना आंदोलन के समय केजरीवाल बीजेपी आरएसएस से डील कर रहे थे और किसी भी हालत में उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना था और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी नेताओं में से एक प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव माने जाते हैं। दोस्तों ऐसे में प्रशांत भूषण का ये कहना कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में एक शंका है, शक है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उस समय आम आदमी पार्टी बनाने वाले लोगों के बीच में आपस में कुछ समझौता था ताकि कांग्रेस को हराया जाए और खुद सत्ता हासिल किया जाए। इस बात पर मोहर लगा रहे हैं प्रशांत भूषण। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या अन्ना आंदोलन आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था? लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ केरल में राहुल गांधी आज 19 तारीख को 2 बड़े प्रोग्राम करेंगे। 1 बजे राहुल गांधी केपीसीसी कॉन्फ्रेंस में प्रियदर्शनी लिटरेचर अवार्ड में शिरकत करने जा रहे हैं। 2 बजे के आसपास राहुल गांधी महापंचायत में जितने भी लोग चुनकर आए हैं उन सबका अभिवादन करेंगे और मरीन ड्राइव कोची में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी, यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जीते हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सबसे मुलाकात करके केरल को लेकर भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। केरल की राजनीति पर राहुल गांधी की पूरी तरीके से पकड़ है। दोस्तों राहुल गांधी नजर बनाए हुए हैं कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत जो लोकल बॉडी के इलेक्शन में मिला है उस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी मिले और इसके लिए जरूरी है कि सारे नेताओं को एकजुट रखा जाए। राहुल गांधी खुद से केरल में मौजूद रहेंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों पर मुकदमा दायर किया। तो इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने किस AI लैब से जांच करवाई, इसका प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कहां इन्होंने जांच
कर लिया कि एआई से गलत तस्वीर शेयर की गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई है, लेकिन भाजपा की सरकार दावा करती है कि ऐसा नहीं है, एआई से तस्वीरें बनाई जा रही है। अखिलेश यादव ने यही सवाल पूछा है कि आखिर कौन से लैब से टेस्ट हुआ है कि एआई से बनाई गई फोटो है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में संगीतकार ए.आर. रहमान उस समय विवादों में आ गए जब उन्होंने एक सार्वजनिक बातचीत के दौरान छावा मूवी को लेकर बयान दिया और इसको विभाजनकारी बताया। उन्होंने संगीत जगत में सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ता है, ये भी एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। उनके बयान पर इंटरनेट पर तीखी आलोचना शुरू हुई, जिसके बाद संगीतकार ने एक और बयान जारी करते हुए बताया कि उनके बयान से अगर किसी को दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। इस विरोध के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार वरुण ग्रोवर ने सार्वजनिक रूप से रहमान का समर्थन करते हुए लिखा कि पिछले 3 दशकों के अंदर महान जीवित संगीतकार को यहां तक कि उद्योग के लोगों द्वारा भी उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित अत्यंत विनम्र और सौम्य तरीके से अपनी राय व्यक्त करने पर निशाना बनाया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। यानी जो बात उन्होंने अपनी राय जो दी है ए.आर. रहमान ने, इस बात पर भी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रहमान की बातें एकदम सही है। ये ऐसे ही जाना जा सकता है कि रहमान ने कुछ शब्द बोले और अपना अनुभव साझा किया तो उनको निशाने पर लिया गया दोस्तों। और क्यों निशाने पर लिया गया आप लोग जानते हैं। तो ए.आर. रहमान की बातों पर जिन लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उसी से पता चलता है कि रहमान एकदम सच बोल रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री है, बीजेपी के पास 18 मुख्यमंत्री है, बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद है, बीजेपी के देश भर में 1800 से ज्यादा विधायक है, बीजेपी के पास सैकड़ों मेयर है, बीजेपी के पास इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन जन अधिकारों से जुड़ा स्पष्ट सवाल यह है कि जब इंदौर में 24 से ज्यादा परिवार जहरीले पानी से उजड़ रहे हैं, तो बीजेपी के ये सभी इंजन कहां थे और इस इंजन का क्या फायदा जनता को हुआ, जो भाजपा वाले ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन बोलते रहते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।